एक लूट की शक्तियाँ थी और उस अमृत में आपको आज़ादी मिली थी। लेकिन एक जब आप तो क्योंकि कुरुक्षेत्र में हैं तो ये भी कहा जाता है कि जब अमृत निकलता है तो राक्षस या जो है वो देवता का रूप धार के उसको ले जाता है। तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। आप अपने पास रखें। आपने बहुत मेहनत की है। मैं सल्यूट करता हूँ आप सब बच्चों को और हिंदी विभाग को कि आपने जो निकाला है बहुत मतलब मैं वैसे टेक्निकल साइड पे हूँ, लेकिन एक जो दायित्व मुझे दिया मेरे मदर ने और उससे एक प्रश्न जो उन्होंने मेरे मन में पैदा किया, वो जब भी आते कहीं उनको कोई भगत सिंह की किताब उनके साथियों की किताब मिलती तो मुझे देते और साथ ही कहते कि लोग मुझे पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है। तो मुझे एहसास हुआ कि रिश्ता जो है वो जानने से बनता है और वो जो जानने की प्रक्रिया है वो मेरा सामाजिक दायित्व है, जिसने मुझे इतिहास में दोनों तरफ से इतिहास जो पढ़ा हुआ है और जिन्होंने इतिहास बनाया उन दोनों से मिलने का, उनसे समझने की कोशिश मिली। जैसे उसमें पहला प्रश्न जो मेरे मन में था वो ये था कि भगत सिंह कहीं वो मेरा मामा है तो इसलिए तो बड़ा नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये जो है कि वो बड़ा क्यों है। और वो मुझे एक मौका मिला कि नलिनी किशोर गुहा ये अरबिंदो के साथी थे जिन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी। वो 95 साल के थे। वो मिर्ज़ापुर आए भगत सिंह के बुत का उद्घाटन करने के लिए। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मेरे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल सकता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा अगर कुर्बानी की वजह से हम भगत सिंह को बड़ा मानते हैं तो मैं एक लिस्ट गिना देता हूँ। बंगाल में बहुत बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, जैतन बागा से लेकर सूर्या सेन, प्रीतिलता वाडेकर, तो वो बराबर है अपने साथियों के साथ। लेकिन अगर हम मतलब इससे कि भी वो बहुत विचारवान है इसलिए बड़ा है, तो बंगाल ने बहुत विचारवान पैदा किए हैं। तो मैं क्या आप भी इस उम्र में भगत सिंह के बुत का उद्घाटन करने आए हैं, भगत सिंह की महत्ता क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे लिए उनको दोबारा और उन सभी इतिहास को दोबारा देखने का था। वो कहते कि उस सदी के, क्योंकि हम अगली सदी में हैं, 21वीं सदी में, 20वीं सदी के शुरू में, वो कहते हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मतलब ये हमें पता चल गया था कि जब तक अपना राज नहीं आता, स्वराज नहीं आता, तब तक लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि ये मतलब बहुत बड़े थीसिस पे दादा भाई नारोजी ने 20 साल हाउस ऑफ कॉमन में बैठ के इस चीज़ को निकाला और उनके आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हैं, अन ब्रिटिश लाइक रूल एंड मेकिंग ऑफ पॉवर्टी, कि ये जो गरीबी है ये कहाँ से आई है? क्योंकि जो ब्रिटिश कहता रहा, जो अपने देश में राज करता है, वो कॉलोनियल राज में बिल्कुल उसका रिवर्स है, उससे वर्स है। फिर आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, जो पहले IAS ऑफिसर, इंडियन IAS ऑफिसर थे, ICS ऑफिसर थे, लेकिन 10 साल के बाद वो छोड़ गए क्योंकि वो ने किसानों का हाल देखा कितना माड़ा हाल है। तो वो मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी और उनका कंक्लूजन ये था कि इतना मेहनती किसान, इतनी अच्छी ज़मीन, इतनी अच्छी मतलब सूरज का प्रकाश और इतना अच्छा पानी, उसके बाद भी किसान जो है वो मदभागी है उसकी। तो उन्होंने कहा कि ये मदभागी तब ख़त्म होगी अगर हम स्वदेशी करेंगे, उसको और काम चाहिए, वो अपनी खेती पे ज़िंदा नहीं रह सकता। वो जो और गांधी जी ने भी कहा कि 3 महीने वो बगैर काम के होता है खेती में। तो कहते जब वो काम नहीं करता तो दिमाग मस्तक कैसे बनेगा उसका? तो इसलिए वो एडिशनल काम क्या देना चाहिए जिससे ये जो खद्दर का था कि हम पहनते हैं तो कम से कम अपनी ज़रूरतें जो है वो ख़ुद पैदा करें और वो उसमें हिस्सेदार हो। तो वो कहते ये तो हो गया। उसके बाद मतलब बंगाल बांट हुई। आपको पता बंगाल बांट क्यों हुई? क्योंकि हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मतलब एक G.W. फॉरेस्टर है,
उसने 1904 में रिविजिट किया 1857 की क्रांति को। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी उसने लिखा दोबारा, पर उसमें एक बहुत ही तथ्य की बात उसने कही कि जब हम सारे इतिहास को देखते हैं, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, इलाहाबाद केंद्र था जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट थे, तो उसने कहा कि हम एक नतीजे पे पहुँचे, सभी हिस्टोरियन और सभी एडमिनिस्ट्रेटर, कि भारत में अगर जातों से ऊपर एकता हो जाए और धर्मों से ऊपर एकता हो जाए तो ब्रिटिश राज जो है वो एक दिन नहीं बच सकता। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन का इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर्जन ने किया कि बंगाल को बांट दीजिए, मुस्लिम और हिंदू बंगाल में, जिसको लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसको रिवर्स किया। 1911 में रिवर्स हुआ, वो एक और कहानी है। लेकिन 1857 की, क्योंकि आज का दिन 10 मई ना तो कभी अंग्रेज भूले हैं ना हमारे भारतीय भूले हैं। गदर ऐसा है कि जिसका आप गदर, पार्टी ने अपना नाम ही गदर रख लिया, क्योंकि उन्होंने ये लॉजिक लिया कि अंग्रेज कहता है कि गदर करना आप गुनाह कर रहे हैं, अपने हालात को बदलने के लिए आप लड़ रहे हैं, ये गदर जो है ये गुनाह है। वो कहते हैं ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गदर करेंगे। और गदर पार्टी बनी जिसने 19 साल का सबसे यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी करतार सिंह सराभा पैदा किया। तो अब वो 1857, और आपको पता है कि जब अजीत सिंह जी, भगत सिंह के चाचा जी ने सूफी अम्बा प्रसाद के साथ, लाला लाजपत राय के साथ पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चली, तो कागज़ों में लिखा हुआ है कि 10 मई से पहले पकड़ लो, पता नहीं 10 मई को क्या हो जाएगा। मतलब ये उनको हांट करता था। ये फिर दोबारा हांट करता है 1919 जलियांवाले में। और क्योंकि उसकी भी बात कि आप एक प्रश्न अपने मन में रखिए कि दोनों माइकल एडवायर और डायर बड़े एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो पागल क्यों हुए? आपने कभी ये नोट किया? हम धिकारते हैं कि जी ये हो गया, मतलब वो बुचर है, लेकिन वो पागल क्यों हुए? ये उक्ति जो है ये समझने वाली है। क्योंकि जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट था कि आप बगैर कारण बताए पकड़ के किसी को भी कहीं बाहर फेंक दीजिए, जेलों में फेंक दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा लोगों में इनकलाबी रुझान था। वो रॉलेट रिपोर्ट जो है वो सभी इनकलाबियों के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, और ख़ुद गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट बैक करनी पड़ी कि ये नहीं पढ़ने देना, क्योंकि उसमें ज़्यादा सच्चाई आ गई थी। तो जब गांधी जी ने कहा कि भी हड़ताल करें क्योंकि हम इसको अपोज करेंगे, तो जो हमारे लोकल लीडर थे, लाहौर और अमृतसर बड़े शहर थे, वो कहते जी लोगों के पास तो रोटी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट किया था। तो कहते रोटी खाने के लिए नहीं है, तो इनको हड़ताल के लिए कैसे कहें? तो देखिए समस्या का समाधान क्या हुआ। मतलब कुछ लोग कहते चलो जी डीसी के पास चलते हैं, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो सस्ती दुकानें खुला दे। दूसरे कहते कि अगर उसी से हमने अपनी प्रॉब्लम हल करानी है तो फिर हम किस लिए हैं? तो आपको पता है कि लंगर लगने शुरू हुए। लाहौर में और अमृतसर में हर मोहल्ले में 2 वक्त का खाना लंगर से मिलता था। और लंगर का प्रभाव क्या हुआ ये जानिए कि जात पात खत्म हो गई और धर्म खत्म हो गए। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी थी। वो रामनवमी जो है वो एक के तौर पे मनाई गई। रामनवमी का जुलूस जो लीड कर रहे थे वो डॉक्टर बशीर थे, और वो डॉक्टर इसलिए कि वो सबसे पॉपुलर लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर थे। और वो कहते कि पहले मतलब होका दिया जाता था, आप गाड़ी में जा रहे हैं, वो कहते हिंदू पानी, दूसरा कहता है ये मुस्लिम पानी है। तो अमृतसर और लाहौर में पानी शबील एक हो गई, धर्मों से ऊपर लोग उठ गए। तो ये इसने पागल किया। और उस वक़्त भी जनरल डायर जो है वो 1857 हांट कर रहा है उसे कि जब ये एक हो गए तो फिर तो आएगा, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं बस गदर होने वाला है। तो गदर हो गया। और उसकी खूबसूरती देखिए उस नौजवान ने जिसने जाके माइकल एडवायर की मुक्ति की, उसने अपना नाम पता क्या बताया था उनको?
मोहम्मद सिंह आज़ाद, नहीं राम हमने बाद में डाला है, ये उसकी इनोवेशन नहीं है, क्योंकि वो राम और सिंह में फ़र्क नहीं डालता। उसने अपने नाम उसके हाथ का लिखा हुआ है मोहम्मद सिंह आज़ाद। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उसमें कहा कि अगर ये नाम लोगों को पता चलेगा तो फिर ये एकता करेगा, इसलिए इस नाम को ही मिटा दो। तो उसमें जो मोहम्मद सिंह आज़ाद और ऊधम सिंह ने एक चिट्ठी लिखी, वो रिकॉर्ड में है उनके हाथ की, कि जो मेरा नाम हटाएगा मोहम्मद सिंह आज़ाद से, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं क्या, हमने उनके साथ वो वफा नहीं की जो वो मैसेज देना चाहते हैं, तो वो एकता का मैसेज जो है वो बना। तो ये 1857 का, और उसका दूसरा पक्ष एक 6 वॉल्यूम में 1857 की हिस्ट्री लिखी है केज एंड मेल्सन ने, और उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ उसने लिखी है। क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है जैसे कि भी ये जो जागीरदार थे उनकी लड़ाई थी, पर वो जागीरदार और आम किसान और सिपाही क्यों लड़ रहे थे? और आपको पता है कि 1857 का मैसेज क्या जाता था? 1857 का मैसेज रोटी थी। रोटी क्यों? तो मैंने बहुत सी डायरियाँ पढ़ी उनकी, वो कहते हैं जी हम तो वो फाड़ के भी देखा, उसमें मैसेज तो है नहीं, लेकिन रोटी अपने आप में मैसेज थी कि भाई अगर आपने अपनी रोटी सुरक्षित करनी है तो और बगावत करें। और एक ऑफिसर उस वक्त का कंपनी का ऑफिसर लिखता है कि ये जो रोटी का मैसेज है एक रात में 200-250 मील चला जाता है, हाथों हाथ बटता था। तो इसका मतलब कि रोटी के प्रश्न के लिए लड़े। और ये मेल्सन ने बहुत खूबसूरती से लिखा, जिसको हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो कहता है कि थॉमसन ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए, उसमें जैसे आजकल भी हो रहा है, मैं बिहार गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी बनाने वाली है लॉ, बिहार में वो लागू कर दिया है कि आप जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आपके मकान में बैठे हुए हैं, अगर वो पुश्तैनी है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कब लिया था। आप प्रूव नहीं करेंगे तो वो सरकार का है। ये बात वो खुद कहता है कि हमने अपने बहुत से जागीरदारों को जिनके पास ज़मीन थी, वो उनसे जब रिकॉर्ड वो नहीं दे पाए तो हमने वो ज़मीन छीन ली, तो वो नाराज़ हो गए। तो कहता है इसलिए हमने सबसे बड़े दुश्मन जो इस वक्त हैं वो किसान और सिपाही हैं, क्योंकि सिपाही किसानी से आता है। और उसमें 3 बहुत बड़े एरिया जो थे, अवध जानते हैं आप, लखनऊ का जो एरिया, और बुंदेलखंड जो है झांसी का इलाका है, रोहेलखंड बरेली का इलाका है। तो इन 3 इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक इसी तरह जो पुराने जागीरदार थे, लेकिन अभी उनको काफ़ी नुकसान कर दिया गया था, तो वो एक ब्रिटिश फैमिली को, लेडी और बच्चों को, वो उनको सुरक्षित करके कमिश्नर के पास ले जाता है। तो कहता है कि देखिए जी वो कहता है बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ा किया, हम आपको इनाम देंगे, आप ऐसे करिए जो बागी हैं ना उनको पकड़ाइए। वो कहता है मिस्टर कमिश्नर, मैंने अपनी इंसानी ड्यूटी की है इन बच्चों को तुम्हें देने के लिए, लेकिन जो आपने तबाही की है उसके लिए तो मैं अभी लखनऊ लड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो कमाल की कहानियाँ हैं। जैसे आज भी हम रानी झांसी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि वो अकेली नहीं थी, एक पूरा वुमेन ब्रिगेड था। नेताजी ने आईएनए में रानी झांसी ब्रिगेड क्यों रखा कि हमारे महिलाएं जो हैं वो बराबर पुरुषों के साथ लड़ती रही हैं। और उसका उन्होंने, और आईएनए में ये काफ़ी डिबेट हुई, जैपनीज़ ने काफ़ी अपोज किया कि लड़कियां तो नहीं मैदान में लड़ती। वो कहते नहीं, ये हमारा भारत है, भारत की महिला जो है वो बराबर लड़ती है। तो रानी झांसी ब्रिगेड उस ट्रेडिशन को मतलब रीपे किया गया था। और आपको ये पता है कि जब रानी झांसी ने अपना महल छोड़ा, वो अपना किला छोड़ा, तो वो किले की इंचार्ज कौन थी? वो झलारी बाई थी। हाँ, वो झलारी बाई थी। इसका मतलब है कि उस वक्त जात पात नहीं थी, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बना के मतलब आ सकता था आगे। तो मेरा कहने का है कि ये एक पक्ष है, और उसमें 2 करैक्टर आप पता नहीं उनको पकड़ पाए कि नहीं। आपको पता है कि जिसने पहला आज़ादी का तराना लिखा
वो अजीमुल्लाह है। एक 24-25 साल का नौजवान है और उसको और उसकी माँ को आधे मरे हुए पाया गया था, क्योंकि अकाल में वो बहुत पीड़ित थे और कानपुर में उनको मतलब किसी आश्रम में या किसी क्रिश्चियन मतलब जो उनके थे उसमें उनको पाला गया। तो उसका फ़ायदा उसे ये हुआ कि वो फ्रेंच भी पढ़ गया और इंग्लिश भी पढ़ गया। जब नाना साहब को ज़रूरत पड़ी कि मुझे एक वकील चाहिए जो, क्योंकि वो उनकी पेंशन बंद की थी, कि उसकी अपील करने के लिए इंग्लैंड जाए और वो मेरी प्लीडिंग कर सके, तो अजीमुल्लाह को उसके लिए, क्योंकि वो कम पैसे में वो जाने वाला था, तो उसको इंग्लैंड भेजा गया। और अजीमुल्लाह ने इंग्लैंड में बैठ के वो तो उसने किया जो केस था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ चार्ल्स डिकन को मिला, थॉमस हार्डी को मिला, उन सब लोगों से उसने जानना चाहा कि अंग्रेज़ के मन में क्या है। और उस वक़्त क्रीमिया की जंग चल रही थी जिसमें मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच वाले लड़ रहे थे। तो वो उस वक़्त का उसका साथी अमेरिकन जर्नलिस्ट लिखता है कि अजीमुल्लाह मैदान जंग में कुर्सी डाल के बैठा हुआ है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ब्रिटिश के जो सिपाही हैं इनमें लड़ने का कितना कमादा है और किस तरह लड़ते हैं। और वो कहता है एक बम तो हमारे पाँव के पास जाके गिरा। वो कहता मैं तो घबरा गया, लेकिन वो घबराया नहीं। लेकिन अजीमुल्लाह जब वापस आया तो अजीमुल्लाह ने नाना साहब को कहा कि जी आप पेंशन छोड़िए, अगर आप हिंदुस्तान को वापस ले सकते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। तो इसलिए, और अजीमुल्लाह ने, और आप अगर उस वक़्त का लिटरेचर पढ़े तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको अजीमुल्लाह पे है। उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो नौजवान है। और अजीमुल्लाह ने पहला आज़ादी का तराना लिखा। ये कविता जैसे आप कहते हैं ना, साहित्य पैदा भी होता है, मूवमेंट भी साहित्य पैदा करती है और मूवमेंटें और साहित्य भी पैदा करती हैं। उनका अपना भी साहित्य के साथ चलता है। और उसके साथ एक दूसरा करैक्टर अजीजन है। अजीजन कहते हैं कि वो सिंगिंग गर्ल थी, गाना बजाना आता है। उसने बहुत सी गज़लें बनाई, वो गज़लें अभी रिप्रोड्यूस भी की गई। और जो अजीजन है वो घोड़े पे चलती है, तलवार पहन के चलती है और हर जागीरदार के घर तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो गाने वाली है। लेकिन वो मैसेज क्या ले जाती है कि अगर आपने कीचड़ से निकलना है तो बाहर आइए, फिर आप हमारे साथ हैं, और अगर नहीं निकलना तो आप बैठे रहिए। लेकिन वो वहाँ तक जाती है। और अजीजन दूसरी वो लड़की है। इसी तरह बहुत करैक्टर्स हैं उसमें। कभी उसमें भी जैसे उदय देवी है, लखनऊ रेजिडेंसी में एक पानी पीने की जगह है, वहाँ जो भी ब्रिटिश ऑफिसर जाता है वो मर जाता है। तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से गोली आ रही है। तो वो उदय देवी जो है वो एक दरख्त पे बैठी हुई है, उसने आदमियों जैसी पैर नहीं है, लेकिन वहाँ से गोली चला रही है। तो उनको लगा 20 लोग मर चुके हैं। तो फिर उनका जो कमांडर था उसको लगा कि ये गोली कहाँ से आ रही है। फिर उसने अंदाज़ा लगाया और उसने वो देखा और उसको वहाँ गोली मारी। तो ये इस तरह की जो भावनाएं हैं ये अपनी रोटी को बचाने के लिए हुआ। और उसने बहुत साहित्य पैदा किया। और उसी में ये अगला पार्ट जो है, जैसे जो पगड़ी संभाल जटा मूवमेंट है, वो भी 1857 का 50 साल मनाने की बात थी। और उसमें भी देखिए कमाल ये है कि साजीद सिंह लॉ पढ़ने के लिए बरेली आए, क्योंकि उस वक्त एक ही लॉ स्कूल था बरेली में। तो बरेली से अपने बड़े भाई को लिखते हैं, क्योंकि वहाँ बरेली में मैं भी जब गया तो वहाँ पर 1857 की जीत की कहानियाँ हैं। वो अपने बड़े भाई को लिखते हैं, तो भगत सिंह के पिताजी को, किशन सिंह को, कि क्यों ना हम एक फार्म लें नेपाल के बॉर्डर पे और वहाँ जो आने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करने का काम करें, क्योंकि 1857 के बाद यही हुआ था। और वो वापस आए तो 1907 भी 1857 की 50 साल थी।
उसमें फौजों में भी काम हुआ। और उस वक़्त का जो कमांडर इन चीफ है वो लिखता है वायसराय को कि मैंने अपने निजी तौर पर ये तफ्तीश की है, ये जानकारी प्राप्त की है कि अगर हमारे खिलाफ बहुत सा सिपाहियों में विद्रोह है, अगर ये हाथ से निकल गए तो 1857 में तो शायद बच गए थे, 1907 में नहीं बच सकते। तो इसीलिए हुक्म हुआ कि 10 मई से पहले शाहजीत सिंह और लाला लाजपत राय को पकड़ा जाए ताकि 10 मई दोबारा ना आ जाए। उसमें भी एक साहित्य पैदा हुआ। पगड़ी संभाल जट्टा जो नाम है वो एक कविता से है, पगड़ी संभाल जट्टा। और मैं जब देख रहा था कि अब वो 19 साल का करतार सिंह सराभा पंजाब में है, उस वक़्त उसकी 10-11 साल की उम्र है, तो मैंने कहा कि उस पर क्या प्रभाव हुआ, उस गीत का प्रभाव उस पर क्या हुआ। तो जब पता चला कि जब उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी बनाई और पहला गदर अखबार निकाला लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल जी के साथ, तो जो पहला पंजाबी का, अब देखिए लाला हरदयाल उर्दू में लिखते हैं, वो नौजवान उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करता है और साथ ही वो अपने याददाश्त से पगड़ी संभाल जट्टा गीत जो है वो पूरा लिख के उसमें छापता है। तो इसका मतलब है कि जो मूवमेंट का प्रभाव है वो आप में लिटरेरी कैपेबिलिटी देता है। और क्योंकि करतार सिंह सराभा की बात चली है, जो मुझे सबसे ज़्यादा मार्मिक लगा कि उनकी माता की डेथ हो गई तो वो पंजाब छोड़ के अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए, वो उड़ीसा पढ़े हैं। और ये देखिए क्या कमाल है कि जिस स्कूल में वो पढ़े नेताजी सुभाष उनके क्लास फेलो हैं। 1912 में करतार सिंह सराभा 10वीं पास करते हैं, 1913 में सुभाष 10वीं पैदा करते हैं। और वहीं से वो एरिया जो है वो जैतन बागा का एरिया है। उनको युगांतर, क्योंकि 2 ग्रुप हो गए थे, ये युगांतर ग्रुप था, एक अनुशीलन ग्रुप था। तो ये युगांतर ग्रुप का जो सबसे बड़ा हीरो है वो जैतन बागा है। अभी उनके ग्रैंडसन ने उनकी उनकी बायोग्राफी लिखी तो हम और ज़्यादा गहराई से जान सके। और वो सारा इलाका कटक का जो है वो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। और उस वक्त एक टीचर का जिक्र करते हैं नेताजी सुभाष के, एक बैनी माधव दास हमारे हेडमास्टर थे। वो कहते मैं तो बचपन में, क्योंकि हमारी एक संस्था रहती है कि हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भागें, और वो कहते मैं तो घर से भागकर हिमालय में गुरु ढूंढने गया था लेकिन मिला नहीं, कोई वापस आ गया। लेकिन उस बैनी माधव दास ने मुझे लोक प्रस्ती जो है वो उसका सबक सिखाया। और बैनी माधव दास वो व्यक्ति हैं जिनकी दोनों बेटियां बीना दास और कल्पना दास इनकलाबी हुई। तो ये मतलब कि एक टीचर का, और उससे आगे मैंने कहा कि वो मदर के मरने के बाद करतार सिंह सराभा क्यों गए, ये मैं इसलिए कि हम कई दफ़ा मदर का इन्फ्लुएंस जो है ना वो मेजर नहीं करते। तो मैंने किसी को बड़ा जोकिंगली कहा, मैंने कहा कि हमने कभी भगत सिंह के नान के तो हमें पता चल गए लेकिन करतार सिंह सराभा के निहाल कहाँ है वो पता नहीं किया। वो जब मैंने वो पता किया, वह गया उस गाँव में, वो एरिया है जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने पहले 5 सिख जो हैं वो काशी भेजे थे, क्योंकि यहाँ पंडित उनको संस्कृत पढ़ाने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि एक है कि आप ब्रह्मचारी बन के चले जाइए तो कोई आपसे आपकी जात नहीं पूछेगा, काशी में ये प्रबंध है। तो वो 11 साल पढ़ने के बाद आए और वो उनको निर्मला कहते हैं, आपके यहाँ भी निर्मला, वो जो निर्मला सेक्ट है वो गुरु गोविंद सिंह ने एक इंस्टीट्यूशन पैदा किया था। वो जब पढ़ के आए तो उनको कहते कि मतलब जी ये तो हमारी तरह पूरा तैयार बार नहीं रहते मतलब तलवार, लेकिन वो कहते इनको इनकी ड्यूटी पता है। तो वो निर्मला जो लोग थे वो अपना डेरा बनाते थे और उसमें 2 शर्तें, एक मुझे ये बाद में कि पहली गल है कि जो भी हमसे कोई पाठ सुनना चाहता है वो हमारी 2 शर्तें पूरी करे। पहली ये है कि लड़कियों को हमने फ्री पढ़ाना है तो उसका खर्चा जो है गांव देगा, और दूसरा जो है कि हमने लोगों की सेहत के लिए जड़ी बूटी का भी इंतज़ाम करना है तो वो भी देगा। तो मतलब कि ये गांव-गांव में, तो मैंने कहा कि उनकी मदर को वहाँ से पहला सबक मिला। और उसके बाद
वही नामधारी मूवमेंट हुई। अब नामधारी मूवमेंट की भी मतलब अब जानते हैं नामधारी मूवमेंट को, बाबा राम सिंह कूका मूवमेंट करके जाने जाते हैं, जानते बच्चे कि नहीं? नहीं। बाबा राम सिंह जो है वो भी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो क्या उनके बारे में ये कहानी है कि जब वो पैदा हुए तो वो जेर गिरी तो बाद में पता चला उसमें बच्चा भी है। तो जैसे हम जानते हैं कि वो 7 माह पैदा हुए, मतलब फुल मैच्योर पैदा नहीं हुए थे। वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे, लेकिन अपनी मेहनत से वो महाराजा रंजीत सिंह के चोजन सिपाही बने। तो ये कहानी जो है इसको ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए कि अगर अब मौका मिलता है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। मतलब आपकी सारी जो कुदरत ने अगर आपको पूरा नहीं भी दिया तो आप पूरा कर सकते हैं। और 1857 में ही उन्होंने फिर कहा कि जो गुरु गोबिंद सिंह ने सिख बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी वो तो अब हो नहीं रही, और अगर वो सिख जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, जो अपने आप में बलवान बने, वो अगर नहीं होगा तो अंग्रेज़ की तो तूती बोलेगी। तो उन्होंने 1857 में दोबारा सफ़ेद झंडा और माला से ये कूका मूवमेंट शुरू की। उसका दूसरा पार्ट जो है कि वो पहली दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया कि कोई लड़की जो है उसको मारेगा नहीं, लड़की को पढ़ाएगा और बराबरता देगा। और उन्होंने अपने 22 जो उनके, क्योंकि उस वक़्त 22 सूबे कहते थे, आप भी वो सूबा कहते हैं, दिल्ली की जो सूबा थी वो महिला थी, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बराबरता दी। और उन्होंने ये अपने सिखों को ये कहा कि ना ब्याज लोगे ना ब्याज दोगे, कि सबसे बड़ा जो ब्रिटिश का लूट तंत्र है वो ये ब्याज पद्धति है, अगर आप इससे मुक्त रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो बाज़ार है ये आपको मतलब अपने झांसे में फंसा लेता है, अगर बाज़ार को आप मुक्त होंगे तब मतलब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि आप जंगल पानी जाएं तो खुरपा हाथ में लेके जाएं, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट, कि आप उस पर मिट्टी में दबा के आएंगे उसको। तो मतलब ये मतलब कहानी है जिसको भगत सिंह को बहुत प्रेरित किया। भगत सिंह ने 2 दफ़ा उन पर आर्टिकल लिखा, क्योंकि हमारे परनाना जी जो थे वो भी किसी वक्त नामधारी थे। तो मतलब प्रभाव किस तरह होते हैं। और उसमें मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जब साहित्य की बात करते हैं तो साजिद सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे पिता ने शेख साइदी की 2 किताबें हैं जो उस वक़्त बहुत पॉपुलर थी, वो पर्शियन में है, गुलस्तां और बोस्तां। वो एक जो है वो पोइट्री की है, एक शॉर्ट स्टोरीज़ की है। वह कहते मैं जब 8वीं में था तो मेरे पिता ने ये दोनों किताबें मुझे पढ़ा दी। तो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने दोबारा पढ़ी कि वो क्या प्रभाव देती है। जो ह्यूमनिज्म का मैसेज है वो शेख साइदी के रास्ते से नौजवान तक गया, अपने हित को छोड़कर देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए लड़ने का। और मेरे मन में ये भी प्रश्न रहा कि भगत सिंह की 4 जनरेशन जो हैं वो लगातार मतलब लोगों के साथ, लोगों की मतलब आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो वो कौन सा गुर था जिसने वो पूरे परिवार को बदला? मैं वो ढूंढता रहा और मुझे मिला, वो साजिद सिंह जी के रास्ते से ही मिला। जब उन्होंने ये कहा कि हमारे परदादा जी जो हैं सफतेह सिंह, उन्होंने पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, मतलब हार गए, तो उनकी ज़मीन जो है वो ब्रिटिश ने टेक ओवर कर ली। मतलब एक्चुअली इसमें भी थोड़ा फ़र्क जानिए कि 1857 तक ये कंपनी का राज था, 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हुआ। इसको पहचानिए, क्योंकि कंपनी जो है वो 1857 में ख़त्म होगी। इसका मतलब 3/4 लड़ाई तो लोगों ने जीती, सिर्फ वो जो उसको था कि आगे ऑर्गेनाइज करने का, उसके लिए 90 साल हमें फिर ब्रिटिश राज के साथ लड़ना पड़ा। तो मतलब वो जो था, तो उनकी आधी ज़मीन जो है, जैसे आम तौर पर किया जाता है कि आपने कमज़ोर करना है अपने जिससे आपको डर है या आपका दुश्मन कहते हैं, तो उसकी जायदाद, उसके रिसोर्सेज आधे कर दो। तो इसीलिए जब भी मतलब सजाएं होती थी ब्रिटिश पीरियड में, तो उसमें उनकी जायदाद जब्ती साथ होती थी। ये तो कि भगत सिंह के पीरियड में वो नौजवान थे, जायदाद नहीं थी, इसलिए जब्ती का कोई मतलब नहीं आया।
नहीं तो जितने गदर पार्टी के लोग हैं उन सब की क्योंकि ज़मीन थी तो और ये साहब फतेह सिंह की आधी ज़मीन छीन ली। तो उन्होंने कहा कि भी चलो ये अगर मेरे हल के नीचे नहीं है तो कम से कम ये मतलब जो कंपनी ऑफिसर है वो ये फैसला नहीं करेगा कि इस पर कोई जागीरदार बैठा दे, तो ये मैं फैसला कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत मेहनती राई हमारे एक समुदाय है जो एक्चुअली दरिया की ज़मीन पे खेती करता है, क्योंकि दरिया की ज़मीन दरिया की होती है, जब पानी कम हो जाता है तो लोग उस पर खेती कर लेते हैं, जब पानी आ जाता है तो दरिया वापस ले लेता है। तो उन्होंने उनको बुला के गांव में बिठा दिया कि तुम इस ज़मीन पे खेती करो, मेरे बच्चों को तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी जागीरदार को बिठा दिया तो वो फजूल में लड़ के ही अपनी मतलब जो है ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद 1857 आ गया। तो फिर मतलब वो जो जागीरदार हैं उन्होंने ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया, और वो समझौते का जो मैसेज है वो साहब फतेह सिंह जी के पास भी भेजा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इम्तिहान है कि आज मुझे जायदाद और असूल में चुनना पड़ रहा है, क्या मैं जायदाद चुनता हूँ या असूल चुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी बता जाऊँगा कि जब ऐसी आपकी परीक्षा आए तो जायदाद नहीं चुनना, असूल चुनना है। और ये बात सा अजीत सिंह जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी, तब पता चला। और इसका जो कमाल है, क्योंकि शॉर्ट भगत सिंह की अपने पिताजी के साथ एक डिबेट है, क्योंकि वो टेक्निकल क्वेश्चन था। उनके पिताजी को किसी ने कहा कि ये जो ट्रिब्यूनल चल रही है इसको मतलब इसका लाइफ पूरी होने वाली 6 महीने की, अगर इसको लमका दिया जाए केस को तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नए से चुनेगा। तो उन्होंने कहा कि एक दरख्वास्त दे दी कि भी भगत सिंह अपनी सफाई देना चाहता है। तो भगत सिंह का पहला एतराज़ ये था कि आपने मेरे पूछे बगैर ये क्यों किया, क्योंकि मेरे साथी क्या समझेंगे कि भगत सिंह अपने बारे में हो गया, जिनको मैं लेके साथ चल रहा हूँ, मतलब वो आपने किया। इसलिए आप एक पिता के मोह में कमज़ोरी आपने दिखाई है। लेकिन अगला जो प्रश्न था कि जब मुझे ज़िंदगी और असूल में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूँगा, ज़िंदगी नहीं चुनूँगा। तो मैंने कहा ये 4 जनरेशन का सफ़र है, जायदाद और असूल से लेके ज़िंदगी और असूल तक का। तो मतलब कि कुछ चीज़ें मतलब होती हैं जो आपको आगे प्रेरणा देती हैं, और उसी के साथ जो साहित्य है, जैसे अगर हम इसका प्रभाव देखें तो अजीत सिंह में वो लाया था, आपको मैं दे जाऊंगा, वो पंजाबी में, हमने उर्दू में उन्होंने जब भारत है हिंदी में भी आ चुके हैं। कौन? देश प्रेम नहीं, देश प्रेम हाँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी में। लेकिन उनकी एक जो आखिरी किताब सूफी अम्बा प्रसाद जी के साथ उन्होंने भारत छोड़ने के पहले लिखी, वो थी देश प्रेमी मुहिबान वतन, और उसमें मतलब 70 कहानियाँ हैं और एक पैराग्राफ की भी कहानी, और वो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं दुनिया भर से, कि अगर एक भी व्यक्ति असूल पे खड़ा हो जाए तो वो चीज़ों को बदल सकता है। उसका प्रभाव ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप सब जब जहाँ आप अगर खड़े हो जाए, एक लोगों का कोई मसला लेके आप डट जाए तो वो आप बदल सकते हैं। वो देश प्रेमी है। और उसके लास्ट जो उन्होंने एक लेक्चर दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौमें कैसे ऊंची उठती हैं और कैसे गिरती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दुनिया भर के इतिहास में बताया कि जब देश में एक दूसरे से नफरत पैदा की जाएगी तो वो देश कामयाब नहीं होगा, वो गिरेगा। और उन्होंने पता नहीं कहाँ का मतलब, अब हमने कहा भगत सिंह को तो पढ़ते हैं, हमने सुन, लेकर अब अजीत सिंह जी को ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा होगा। सूफी अम्बा प्रसाद जिनका एक ही हाथ था, अभी कल हमारे सुधीर विद्यार्थी जी ने उनके बारे में अमर उजाला में लिखा, तो वो एक हाथ था उनका, और वो कहा करते थे कि क्योंकि मैं 1858 में पैदा हुआ था, 1857 में मैं लड़ रहा था तो मेरा हाथ कट गया। तो कहते जी मतलब मैं जल्दी में था कि जब फिर लड़ाई लड़ें तो हाथ लेने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो अकेले तौर पे गदर पार्टी के साथ
उन्होंने बलूचिस्तान के रास्ते से भारत में आने की ईरान से कोशिश की, उसमें पकड़े गए और वो फिर उन्होंने अपनी साधना से अपने आप को मुक्त किया। और ये शिराज में, देखिए हम उनको याद नहीं करते, लेकिन शिराज वहाँ शेख साइदी का जहाँ मज़ार है उसके पास उनकी यादगार है। वो उसे पीरे बेगुरी करके जानते हैं, हम नहीं जानते। एनीवे वो इतिहास का एक पक्ष है। और अगर मैं थोड़ा अब जो आपका विषय है उस पर जो मैंने देखा कि इतिहास कैसे काम करता है, अभी आपके यहाँ एक किताब का जिक्र है, सोज़े वतन। ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहली किताब थी, 5 कहानियाँ हैं उसमें, और वो बैन हुई थी। और उसमें एक कहानी को भगत सिंह अपने डिबेट में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब कि वो पढ़ी गई, भगत सिंह ने पढ़ी। वो मैजनी की कहानी है। मैजनी एक इटली के लिबरेटर है, उनकी कहानी है। तो वो अपनी बात को बताने के लिए कि क्या ज़िंदगी में प्यार किसी के काम आता है, क्योंकि हम प्यार को कमज़ोरी समझते हैं, तो भगत सिंह कहते हैं नहीं, प्यार जो है वो इंसानी फितरत का बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। और उसने मैजनी को एक दोबारा मौका दिया, उसने फिर आके इटली को आज़ाद किया। और वो जो लड़की, उसको वो एक पत्र भेजती है और उसमें वो 10 पाउंड भेजती है और अपने बालों का गुच्छा भेजती है। तो कि ये जो चीज़ें हैं कि आप जो इतिहास का एक पक्ष तो है कहानियाँ, लेकिन दूसरी तरफ है कि साहित्य भी बनाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी के तो बहुत से, उनका उस वक़्त के पूरा, और या रविंद्रनाथ टैगोर जी का 4 अध्याय है जिसमें उन्होंने उस वक़्त रेवोल्यूशनरीज के बारे में कुछ चीज़ें लिखी। दोनों तरह के क्रिटिकल असेसमेंट भी है, लेकिन साहित्य जो है वो आगे चलता है। और इसीलिए भगत सिंह के साथी आपके यहाँ भी आगे की आपने फ़ोटो लगाई है आगे जो है, उन्होंने एक नावल लिखा जिसे मास्टरपीस कहा जाता है, शेखर की कहानी है, शेखर एक जीवनी। तो कि अब आगे जी जो है वो भगत सिंह के साथी हैं, और वो MSc के गोल्ड मेडलिस्ट हैं केमिस्ट्री के, जब वो भगत सिंह के साथ आते हैं। लेकिन उसके बाद वो साहित्यिक बन जाते हैं, और उनके कभी आप बहुत से उनके एसेज हैं डिफरेंट इश्यूज पे, वो पढ़िए, क्योंकि वो कहीं तो यशपाल भी उस तरह, तो वो क्रिएटिविटी जो है वो उसमें आती। तो इसलिए जो लहरें हैं वो भी संवेदना पैदा करती हैं, लेकिन साहित्य ये है कि वो उसको दोबारा समेटता है ताकि उसकी जो और गहराई से देखा जा सके। और ये भी बात अब मुझे लगता है कि साझा करने वाली है कि भगत सिंह ने ज़्यादा समझदारी जो अपनी ली वो उन्होंने साहित्यिक कृतियों से ली। उनके जो बेस्ट ऑथर्स हैं अमेरिका के, ऑप्टन सिंक्लेयर, जैक लंडन, वो, और ईमा गोल्डमैन तो पॉलिटिकल वर्कर है एनार्किज्म का, लेकिन ये जो जैक लंडन है वो उस वक़्त की अमेरिकन लाइफ पे बहुत ही बढ़िया स्टोरीज़ हैं उसकी। और ख़ास तौर पर वो खुद जिक्र करते हैं कि जब हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करते हैं तो ये मैंने 2 नावल हैं जिनसे लिया है, यानी कि वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये पढ़िए। ऑप्टन सिंक्लेयर का नावल है ऑयल, कि जो आज की भी पॉलिटिक्स है कि ऑयल के बाद किस तरह वो पूरी चेंज हो गई, तो उसको भी है। इसी तरह उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जो पढ़े, रूसो को पढ़ा, दूसरे राइटर्स पढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी जो एक्चुअली ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है वो, और इसीलिए उनकी जो बहस है वो शहीद सुखदेव के साथ वो उनके कम्प्लीमेंट्री हैं कि वो उन पर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट दोस्त हैं। तो जब भी कोई नावल पढ़ते हैं तो वो नावल पढ़ने के बाद उस पर बहस होती है, करैक्टर्स पे बहस होती है कि ये करैक्टर इस तरह क्यों कर रहा है। तो उससे जो इंसानी संवेदना है, इंसान के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उनको एक अच्छा नावलिस्ट कैसे देता है। और यही बात उनके साथी हैं महावीर सिंह,
ये महावीर सिंह जो हैं ये अंडमान में शहीद हुए थे बाद में, भूख हड़ताल के बाद। तो उनका एक लेटर हमें मिला जो उन्होंने अपने पिताजी को लिखा। वो कहते कि हमारी पार्टी का ये ध्येय है कि हम अपनी महिलाओं को मतलब इसमें बराबर की हिस्सेदारी दें, लेकिन उसके लिए तैयार करने के लिए वो कहते हैं कि मेरे घर में जो, वो कहते हैं कि आप मुझे ये ना समझिए कि मैं बहुत खुदगर्ज हो गया हूँ, क्योंकि बहुत महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा पा रही हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान पिताजी दो जो महिलाएं घर में हैं, एक मेरी भरजाई मेरे बड़े भाई की वाइफ और दूसरी बहन, उनकी तरफ देना चाहता हूँ कि उनको अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए दीजिए, उनको उत्साहित करिए कि वो खुद अपने फैसले लेने के काबिल बने। तो इसलिए मतलब ये मतलब जो है जीवन का आधार और उसको ढूंढना, और उसमें जो अच्छा नावल है, अच्छा कविता है, जैसे भगत सिंह की अगर जेल नोटबुक आप देखें, और उसके बाद आखिरी चीज़ जो उनके पास थी वो 2 पेजेस में उर्दू के शेर थे। उन्होंने कहाँ से चुने, और अपनी बात को एक शेर से कहते हैं, क्योंकि जब भूख हड़ताल के बाद उनको जेल नोटबुक मिली, और वो एक ही चीज़ जीती उन्होंने अपनी पूरी जेल के बाद, उनके साथी जतिन दास की शहादत के बाद, कि हमें पढ़ने लिखने का फ्रीडम मिलनी चाहिए। और उसकी पहले कि जब जेलर कहने लगा कि भगत सिंह मेरे 10 आदमी तुमने बांध दिए, क्योंकि तुम्हारी एक 10 किताबों की लिस्ट जाती है तो वो हर सफ़ा देखते हैं कि इसमें कोई लिखा हुआ तो नहीं आ रहा मैसेज, क्योंकि इनकलाबियों से हमें बहुत डर लगता है। तो वो कहता है कि जब वो अभी ख़त्म नहीं हुई होती तो तुम्हारी वो 10 वापस आ गई, तो वो फिर उनको देखना पड़ता है हर सफ़े में भी कहीं कोई मार्क कोई ना हो। तो वो कहते तुम पढ़ते भी हो कि ये हमारे साथ ही गेम खेल रहे हो। तो भगत सिंह कहते कि मिस्टर चोपड़ा, उनका वो मिस्टर चोपड़ा थे, कर्नल चोपड़ा, वो कहते मिस्टर चोपड़ा मुझे ये पूछो कि किस किताब के किस सफ़े में क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ी हुई थी और अपने नोट्स ले रहे थे। लेकिन जब वो उनको जेल नोटबुक मिली तो उसके पहले सफ़े पे उन्होंने एक उर्दू का शेर लिखा। मैं अभी डिकोड नहीं कर पाया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद वो भगत सिंह का अपना ही हो। उसमें कुर्रे खाक है गर्दश में तपश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। क्या भाव है कि जो नासाजगार हालात हैं उनको साजगार करना, इसे वो इनकलाबी जज्बा कहते हैं, पैशन कहते हैं। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट हुई अभी फ्रांस में, कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक इनकलाबी जज्बा पैदा किया था। इनकलाबी जज्बे का है कि आप लगातार हालात को साजगार करते हैं, कुछ करते हैं, तो कहते हैं कि वो उसके बाद दुनिया में इनकलाबी जज्बा किस तरह चला। तो उन्होंने टेस्ट केस लिए, लैटिन अमेरिका से फिडेल कैस्ट्रो ची गुवेरा को लिया, मिडल ईस्ट से ईरान के एक रेवोल्यूशन उनको लिया, और साउथ एशिया से भगत सिंह को लिया। और उन्होंने ये निरीक्षण निकाला कि भगत सिंह और उनके साथी जो हैं वो इनकलाबी जज्बे का सबसे बढ़िया मतलब है कि आप लगातार, और यही मैंने देखा गदर पार्टी वालों में भी, आप लगातार अपने काम के लिए चलते हैं। और दूसरा जो उन्होंने इंग्लिश की एक कोटेशन लिखी, माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड, माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन। कि जो आदमी दबाया जाता है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप दबाएंगे तो फिर वो ज़्यादा उभर के आएगा। और माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन, जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं फिर आप कहते हैं लगा दो जो दाव पे लगाना है, क्योंकि बल गया भी तो क्या जाएगा। तो और दो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्योंकि आप के 2 डेफिनेशंस लिखी उन्होंने। अगर इमीडिएटली भगत सिंह के मन में क्या था कि अगर हम लॉजिकल ट्रुथ सब बता सकते हैं कि लॉजिकल ट्रुथ को पहुंचना है तो उसका 2 तरीका, इंडक्टिव डिडक्टिव। या तो आप इंड्यूस करते हैं कि ये मतलब है तो इसका मतलब ये निकलेगा, या आप डिड्यूस करते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा। वो तो मतलब किसी भी चीज़ को परखने के ये दोनों तरीके हैं। लेकिन एक और चीज़ लिखी कि समाज में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये साइंस में भी एक सेंट्रीफ्यूगल होती है।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो बांध के रखती है। हम कहते हैं ना, ये गरूरता है जो बांध के रखती, नहीं तो अब तक धरती बिखर गई होती। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको बिखारती है। तो उसके बाद समाज में भी ये दो ताकतें ही काम करती हैं। एक जो है समाज को एकता की तरफ बांधती हैं, और दूसरी जो है समाज को बखेरती हैं। और जो बांधती हैं वो ही आगे कामयाबी की तरफ जाती हैं। और भगत सिंह ने मतलब जो साहित्य से सीखा उसका एक बहुत ही, क्योंकि हमने भगत सिंह को उसके एक्शंस में देखा है कि सैंडर्स का एक्शन, सेंट्रल असेंबली का एक्शन, भूख हड़ताल का एक्शन, मतलब कोर्ट में एक्शन। लेकिन जिसके लिए उनको रिकग्नाइज किया नेताजी सुभाष ने कि भगत सिंह वो जिसने नौजवान लहर खड़ी की, तो मुझे लगा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो पहला एक्शन है। क्योंकि दूसरे तो क्योंकि आ गए तो आपने करना पड़ा, क्योंकि नहीं करते तो वो कहते कि इसके मतलब इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अगर मिसेस बसंती देवी ये कहती हैं कि लाला जी लाजपत राय की डेथ के बाद पंजाब के नौजवानों के चेहरों पे जो मैंने डर और सहम देखा है, ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। और बसंती देवी वो हैं जो मिसेस सी आर दास हैं, जिनको नेताजी मदर ऑफ रेवोल्यूशंस कहते हैं। वो उनको वापस लाए कि आप हमें इनकरेज करेंगे। तो वो कहती कि अब कोई है जो इस डर को दूर कर सके। तो भगत सिंह ने कहा कि ये तो अब मतलब अभी हम इकट्ठे भी नहीं हुए थे, अभी बने भी नहीं थे, लेकिन ये प्रश्न का जवाब देने को हम टरका नहीं सकते, इसका भी जवाब दें। तो वो नौजवान भारत सभा जो है वो आज बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि 1921 में 22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली, चौरा चौरी में विड्रा हो गई। भगत सिंह इमीडिएटली देखते हैं कि आयरलैंड में वो लोग 1922 में मतलब अपना डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं, हम नहीं पहुंच पाए। तो वो उनको लगता है कि उनमें क्या तजर्बा है, तो जो सीखने का है। तो इमीडिएटली 17 साल की उम्र में पहली किताब जो ट्रांसलेट करते हैं वो माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम है, डैन ब्रीन की। क्यों हिंदी में करते हैं? ताकि जितने बाकी साथी हैं वो अंग्रेज़ी मतलब नहीं उतना अच्छी तरह नहीं जानते, वो उसको कर सकते हैं तो ही कर देते, और उसमें मतलब कुछ निकलते हैं। और फिर उन्होंने कहा क्योंकि जैसे ही गांधी जी को 1922 में पकड़ के जेल में दे दिया गया, तो सबसे बड़े दंगे जो हैं भारत में मतलब 1923-24 में हुए। और उस पर मोतीलाल नेहरू लिखते हैं कि ये कितनी हमारी बदकिस्मती है कि हम नेशनल मूवमेंट में जिस चीज़ के लिए चल रहे थे कि एकता बनेगी, जो जलियांवाला बाग में आई, लेकिन उसके बाद अब इतने दंगे हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये इतनी बदकिस्मती है कि हमारे गाँव में कभी दंगे नहीं हुए थे, अब गाँव में भी दंगे हुए हैं। तो मतलब कि 1924 की कंडीशन जो है भगत सिंह के सामने वो है। फिर भगत सिंह कहते हैं कि मतलब उनके साथी कहते हैं कि जो रूस से हमने संदेशा लिया है कि अगर आप वर्कर्स को और किसानों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो इनकलाब के लिए काम कर सकते हैं। भगत सिंह कहते हैं नहीं, उसके पहले एक काम और करने वाला है, ये बाद में किया जाएगा। और वो काम है कि नौजवानों के दिमाग से धर्म का जो बंटवारा है वो ख़त्म होना चाहिए और जात का बंटवारा ख़त्म होना चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो हम सीख रहे हैं इतिहास से कि हमें हर चीज़ का कारण जानने के काबिल होना चाहिए। विज्ञान, हम कहते हैं ना वैज्ञानिक बनो, क्योंकि आज जो आप काम कर रहे हैं ये आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहली चीज़ ये है कि आप आज़ादी की उन कदरों कीमतों को अपनाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। ये आपकी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमें हमेशा कहा जाता है कि ड्यूटी करें, आप ये ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी ड्यूटी ये है कि हम वैज्ञानिक सोच के आधारी बनेंगे। मैंने कहा, भगत सिंह ने कहा कि विज्ञान सोच जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं आती, वो इस क्वेश्चन से आती है कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप कारण जान लेंगे तो उसका समाधान भी निकल आएगा। ये साइंस है। और ये भगत सिंह ने कहा कि हमारे सब नौजवान जो हैं वो वैज्ञानिक सोच। और चौथी जो डिमेंशन दी कि हम अंग्रेज़ को यहाँ से निकालना चाहते हैं, किस लिए?
क्योंकि कोई राज करे, अगर लोगों की जीवन सुखी है तो उनको राज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक़्त उन्होंने लिखा नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में कि हम जिस स्वराज के लिए काम कर रहे हैं वो 98% लोगों के लिए होगा और 98% लोगों की हिस्सेदारी से आएगा। तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी नाबराबरी ब्रिटिश राज ने पैदा कर दी है कि 2% लोगों के पास सारा धन है, 98% उससे बाहर है। और मुझे ये बात उस वक़्त अखड़ी कि एक मिस्टर थॉमस पिकटी हैं, ये फ्रेंच के सबसे बड़े अर्थवैज्ञानिक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने एक काम किया है जिसे वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी, 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी, उस पर काम किया। और उसने जब ये कमेंट दिए कि 20वें दहाके में जो भारत में नाबराबरी थी वो 2016 में हम वहाँ पहुँच गए। तो मुझे लगा कि भगत सिंह वो कहते हैं कि अगर नाबराबरी हटनी है तो नाबराबरी भाईचारा बनाने के बगैर नहीं होगी। जो पहली उनकी क्लासेस हैं वो भाईचारा बनाती हैं, और भाईचारा होगा तो बराबरी आएगी। और बराबरी का एक वैज्ञानिक उस वक़्त तक जो था ध्येय वो है कि वो समाजवाद है। तो इसलिए भगत सिंह ने उन 4 पैरामीटर्स पे नौजवान लहर खड़ी की। और आज भी हमारे सामने कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं कि हमें मतलब खुद सोचना और उन चीज़ों का कारण ढूंढना। और उसके लिए भगत सिंह ने जब 300 किताबें पढ़ी तो शायद वो ये प्रश्न ही ढूंढ रहा था कि कहाँ से क्या मिल जाए। और उन्होंने खुद लिखा कि एक ही मेरे मन में आ रहा था कि मैं पढ़ूं पढ़ूं और पढ़ूं, इतना पढ़ूं कि जो लोग जीते हैं उनसे समझ सकूं कि उन्होंने किस कारण से जीता है या किस तरीके से जीता है, और जहाँ फेल हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो ये मतलब जो भगत सिंह का, और उसी को लेके नेता जब लिखते हैं कि भगत सिंह वो जिसने नौजवान लहर खड़ी की। और उस वक़्त जो आज भगत सिंह हमारे पास है या उनके साथियों का है वो उस नौजवान लहर की पैदावार थी। क्योंकि भगत सिंह जेल में बैठे हुए बात करते हैं तो वो हर आंध्रा के जंगल तक कैसे पहुंचती थी, ये अंदाज़ा लगाइए ना। क्योंकि मैं एक दफ़ा रेलगाड़ी में जा रहा था तो एक देशभगत भी, क्योंकि उनको भी कंसेशन मिला, तो मैंने पूछा कि आप कब देशभगत बने। तो वो कहने लगे कि वो भगत सिंह पे मुकदमा चल रहा था ना, तो मैं 14 साल का था, ये मतलब कोयम्बटूर के पास सालेम है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहता मैं घर से भाग गया था, और मैं घर से भाग के एक मतलब संत थे उनके वहाँ रहता था क्योंकि रोटी मिल जाती थी। तो एक दिन कहते वहाँ रोटी नहीं बनी, मतलब लंगर ही नहीं लगा। तो मैंने कहा कि बाबा आज खाने को नहीं मिलेगा। वो कहते तुम अभी पशु हो, क्योंकि पशु को खाने के बगैर और कुछ सूझता नहीं। लेकिन आज हम सारा भारत जो है वो भगत सिंह और बीके दत्त के साथ एक दिन की भूख हड़ताल पे है। अब अंदाज़ा लगाइए कि कैसे वो पहुंची। वो ये नौजवान जो थे वो लेके गए, और इसीलिए नौजवान भारत सभा को ब्रिटिश ने बैन किया। तो क्या है कि अगला वर्ष जो है कि आप सिर्फ जो चीज़ें मतलब इतिहास, और मैं उसमें भी है कि कुछ चंद मतलब जो चीज़ें भगत सिंह ने अपने छोटे भाई के नाम 4 शेर लिखे हैं, वो 4 गज़लों के हैं एक्चुअली। एक तो है कि उसे फ़िक्र है हरदम के नया तर्ज़ जफ़ा क्या है, हमें शौक़ है कि देखे सितम की इंतहा क्या है। ये चकबस्त लखनवी जी की एक गज़ल है जो उन्होंने जलियांवाले बाग पे लिखी थी। एक है कि मेरी हवा में रहेंगी ख्याल की बिजलियाँ, ये मुश्ते खाक है फ़ानी रहे या ना रहे। तो ये पर इसी तरह उनका है कि दिल दे, ये उनकी जेल नोटबुक में लिखा है, दिल दे तो ऐसा परवरदिगार दे जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। ये लाइन कि निराशा में जाने की बजाय आप आशा में आइए, उससे क्या कर सकते हैं। या फिर कि जो सबसे बढ़िया मुझे उत्साह करता है वो जगन्नाथ आज़ाद जी के वो एक चंद शेर हैं कि हमसे बढ़कर ज़िंदगी को कौन कर सकता है प्यार, हमसे बढ़कर ज़िंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते
मरकर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बनके वीरानों पे छा जाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, सूली फांसी होती है। जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। आखिरी आपके लिए है, बच्चों के लिए है इसको, क्योंकि अब देखिए भगत सिंह कम्युनिकेटर के तौर पे अपने सभी साथियों का मन बनाया और उसमें ये लगा उनको कि जो आने वाला है उसके लिए आप पहले तैयार हों। तो उन्होंने एक नावल मंगवाया जेल में, वो एंड्रियो एक रशियन रेवोल्यूशनरी है, उसका नावल है द 7 हू वर हैंग्ड, 7 जिनको फांसी हुई। वो 7 करैक्टर है, मतलब ये मैं समझता साहित्य का है बहुत। तो उसमें डिफरेंट करैक्टर्स जो हैं वो कहते कि उनके साथी कहते कि वो क्योंकि ड्रामा करना जानते थे, तो एक के बारे में बहुत ड्रामेटिकली कि वो कहता है कि मुझे तो क्राइस्ट ने आके बचा लेना है, कि जब उसे फांसी पे ले जाया जा रहा है तब भी वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे क्राइस्ट ने बचा लेना है। वो कहते हैं कितनी मतलब दयनीय इसकी कंडीशन है कि ये अभी भ्रम में है, भ्रम से मुक्त कैसे हो। तो ये वो मतलब करते थे अपने साथियों को मनोबल, इसलिए वो कहते थे ये किताबें पहुंचा दो, जब मैं अगली दफ़ा जाऊं तो वो पढ़ चुके होने चाहिए ताकि उन पर बहस मतलब हो सके। और एक जो है कि जो और मैं तो बात उन्होंने 3 शब्दों में मतलब अपने छोटे भाई बहनों को मतलब भाइयों को संदेश दिया, वो याद रख लीजिए। सेहत का ख्याल रखना आजकल कोरोना जेल में बहुत ज़रूरी है। सेहत का ख्याल का मतलब पौष्टिकता होनी चाहिए, बाज़ार से जितना कम खाओगे सेहत बनी रहेगी। अगर बाज़ार की फूड खाओगे तो फिर कोरोना के लिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अब पूरा यूरोप क्यों फंसा हुआ है? कल भी बात कर रहा था, जब हम किसानों के मोर्चे में जाते थे तो वहाँ कोई कोरोना नहीं था। शहरों में कोरोना है क्योंकि ये जो फूड पे मतलब कॉरपोरेट हमला हो रहा है, आपको जो बाज़ारी फूड दी जा रही है वो पौष्टिकता रहता है। तो पौष्टिकता और एक्सरसाइज ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना, हौसला नहीं छोड़ना कभी भी, और मेहनत से पढ़ना। मेहनत से पढ़ने का मतलब है कि आप ध्यान से पढ़ें। तो मतलब तो ये, और मेरे मदर क्योंकि उस वक़्त 20 साल के थे, वो खद्दर पहनते थे, तो वो उनको जो उन्होंने ख़ास तौर पर संदेश दिया कि बीबी सादगी बहुत अच्छी चीज़ है पर विचारों में पुख्तगी होनी चाहिए। तो मतलब सादगी का मतलब नहीं कि हमने विचार नहीं बनाने, विचारों में मजबूती होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि ये साहित्य और लाइफ दोनों मिक्सअप है, लेकिन डेफिनेटली जो लहरों ने अपना साहित्य पैदा किया उसने लोगों को मजबूत किया। और बात तक जैसे कि कभी वारिस शाह लिखा गया था, लेकिन हमारे बहुत से गदरी बाबा जो हैं वो मुझ बानी याद था उनको, लेकिन उसमें सिर्फ वो स्टोरी में एक बहुत बड़े मॉरल्स हैं सूफीवाद के, मतलब वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप सबको फिर बधाई और थैंक्स कि मुझे मौका मिला कि आपसे, तो मैं समझता 1 घंटे में पूरा कर रहा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जगमोहन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और हमारे विद्यार्थियों ने ज़रूर इस बात को समझा होगा कि भगत सिंह वो क्रांतिकारी और ये पूरा आंदोलन ये गोलीबाजों का आंदोलन नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों का चिंतनशील, विचारशील, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो हमेशा अध्ययनरत है। कितनी सारी बातें उन्होंने बताई, एक भी बात इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो कैसे निशानेबाज थे या कहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण लिया होगा, नहीं, कि वो कौन सी किताब पढ़ते थे, कि कहाँ से कौन सी दुनिया का हीरो उन्होंने उसको अध्ययन किया, कौन सी किताबें मंगवाई, अपने दोस्तों के साथ किस तरह की डिबेट में शामिल रहते थे। ये सब चीज़ क्या हम जो वो बता रहे हैं हमारे सामने क्या परिप्रेक्ष्य खोल रही है
कि ये जो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन है, ये जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है, जो उसके लीडर हैं और उसकी विभिन्न धाराएं हैं, चाहे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धारा हो, चाहे उसमें गांधी जी की धारा हो, चाहे उसमें क्रांतिकारियों की धारा हो, ये सारी धाराएं जिस तरह से अपनी परंपरा को, अपने समाज को, उसमें पाई जाने वाली तमाम किस्म की जो बर्बरताएं हैं, क्रूरताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको कैसे चुनौती प्रदान कर रहे थे और किस तरीके से एक नए समाज का, एक बराबरी वाले समाज का, जिसमें महिलाओं की, समाज के ऐसे वर्गों की जिन्हें शताब्दियों से इंसान के तौर पे भी पहचान नहीं मिली, उन सब की शमूलियत वाला एक देश बने, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना बल के साथ उनका मकसद नहीं है, वो तो है ही उनको भगाना, लेकिन एक ऐसा समाज निर्मित करना, और किस तरह से वो साहित्य से उन चीज़ों को ले रहे थे। तो ये एक साहित्य पढ़ने का, उसके असर का, सब चीज़ों का हमारे सामने मौजूद है। ये जो परिप्रेक्ष्य उन्होंने उद्घाटित किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस बात के लिए ये पूरा आंदोलन चला और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, हम सब जानते हैं, और एक बहुत लंबी डिबेट चली कि इसके बाद भारत कैसा होगा और वो कैसा भारत होगा। इसके लिए 3 साल तक लगातार 300 के करीब जो चुने हुए हमारे सदस्य थे, उसके अंदर एक डिबेट चली कि हमारा संविधान कैसा बने। उस संविधान के जो, चाहे उसमें मौलिक अधिकार हों, चाहे जो मूल कर्तव्य हों, या हमारे नागरिकता के सवाल हों, या किस तरह की जो गाइडलाइंस हों हमारे आगे के लोगों के लिए भी, एक तरह से उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति और आगे की दिशा, इसको एक बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो भारत का संविधान। और ये बात हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही, मतलब पहले हिस्से में ही करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अब और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता कि हमारे एक स्कॉलर हैं अंजू, वो उनके साथ जो संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल, उसको पढ़ना सामूहिक तौर पे मेरे ख्याल में हम सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इस कार्यक्रम का पक्ष होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अंजू को कि वो हम सबको जो संविधान की उद्देशिका है उसको अपने साथ शामिल करें। अंजू। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद।